गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 4 कंटेंट्स लेके आए हैं। युद्धों के वर्णन में विभिन्नताएं, सिकंदर और पोरस का जो युद्ध होता है बड़ी विभिन्नताएं हैं। हर एक बताएंगे कैसे विभिन्नताएं हैं और हर एक जो लेखक ने जो बात कही वह सही है कि गलत है, उसमें भी सस्पेंस है। दूसरा, थेलेस थ्योरम एक्सरसाइज 19 पर बात करेंगे। और तीसरा, महाभारत को भी मिथ कहा गया, कपोल कल्पित कहा गया, वो गलत है। और तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 1919 के बारे में बताएंगे। और चौथा, थोड़ा ऋग्वेद के बारे में हम बताएंगे, ऋग्वेद के बारे में, पांचवा ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बता देंगे। जीके के रूप में रहेगा। तो ये कंटेंट से पहला, युद्धों के बारे में विभिन्नताएं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था उसमें बड़ा ही कपोल कल्पित बात यूनानी लोगों ने बताया है, उसको मैं खुलासा करूंगा, इसकी कच्चा चिट्ठा को खोल कर रखूंगा। उसी के कथनों के अनुसार प्लूटार्क ने सिकंदर को प्रमाण में लिखा है कि यह युद्ध हाथों हाथ हुआ था। दिन का तब 8वां घंटा था जब वे सर्वथा पराजित हुए। दूसरे शब्दों में युद्ध 8 घंटे चला था। प्रश्न उठता है कि क्या विश्व विजयी 8 घंटे के युद्ध में ही थक गया था? वीरेंद्र कुमार गुप्त, विष्णुगुप्त चाणक्य की भूमिका के पृष्ठ 11 पर बताते हैं, कहा जाता है कि पुरु का युद्ध पोरस का युद्ध में पराजित हुआ था और बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन इस संदर्भ में यूनानी लेखकों के भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, भिन्न भिन्न मत है। जस्टिना और प्लूटार्क के अनुसार पुरु बंदी बना लिया गया था। डायोडोरस के कहना है कि घायल पुरु सिकंदर के कब्जे में आ गया था और उसने उपचार के लिए उसे भारतीयों को लौटा दिया था। कार्टियस का मत है कि घायल पुरु को वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने संधि का प्रस्ताव रखा था। एलियन ने लिखा है कि घायल पुरु के साहस देखकर सिकंदर ने शांति दूत भेजा। कुछ विद्वानों का मत है कि युद्ध अनियमित रहा और पुरु के दबाव के सामने सिकंदर ने संधि की मार्ग उचित समझा। दिन दिन बात लगता है कि वो कौन जीता कौन हारा, पूरी असमंजस की स्थिति में लेखक लोग हमको डाल देता है। उनका कथनानुसार पुरु के संदर्भ में उक्त मत सिकंदर मैसिडोनिया के झेलम तक की यात्रा तक के इतिहास से मेल नहीं खाते। इससे पूर्व उसने कहीं भी ऐसा उदारता नहीं दिखाई थी। उसने तो अपने अनेक सहयोगियों को छोटी छोटी भूल के लिए रुष्ट होकर तड़पा कर मारा था। इस दृष्टि से उसके योद्धा का बेबस उसकी अपनी धार का भाई क्लीटोस और पर्मिनियन आदि उल्लेखनीय हैं। वह एक अत्यंत क्रूर, निशंक और अत्याचारी विजेता था। नगरों को जलाना, पराजितों को मौत का घाट उतारना, सैनिकों को रक्षा का वचन देकर धोखे से मरवा देना स्वाभाविक कृत्य थे, उसका स्वाभाविक काम था। ऐसा सिकंदर पुरु के साथ यानी पोरस के साथ अचानक इतना उदार कैसे बन गया, एकदम सोचनीय विषय है। जंजीरों में जकड़े को न केवल उसने छोड़ दिया वरन उसे बराबर बैठाकर राज वापस कर दिया, यह समझ में नहीं आता है हमको। ऐसा लगता है कि हारे हुए सिकंदर का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा वाक्य जाल रचा है। वास्तव में पुरु की हस्ती सेना के यूनानियों को जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे और यूनानी सेना का ऐसा विनाश उसके अस्तित्व के लिए चुनौती थी। अतः उसने बाध्य होकर संधि की होगी। पुरु के साथ हुए सिकंदर का युद्ध यूनानी लेखकों को जिस प्रकार का वर्णन किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यूनानी लेखक अपने गुणगान में ज्यादा विश्वास रखते थे और उसमें माहिर भी ज्यादा थे।
तमाम युद्धों के तमाम लेखों के बाद सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी लेखक सिर्फ सिकंदर को ऊपर उठाना चाहते थे, पुरु को नीचा दिखाना चाहते थे। मात्र यही उद्देश्य था। पुरु कभी भी हारा नहीं था युद्ध में। यदि हारता तो श्योर मारा जाता और सिकंदर का और युद्ध शक्ति और आगे की ओर बढ़ता। लेकिन चूंकि वो रियल में हार गया था और हार के सामने वो उसके सामने पुरु के सामने उन्होंने शांति सेना बार बार भेज रहा था और पुरु ने शांति संधि कर लिया था, ऐसा लगता है। खैर जो भी बातें हो, अब आगे हम जितना था बात हम बता चुके, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरा हारा नहीं था सिकंदर से। खैर आगे थेलस थ्योरम का 19 एक्सरसाइज, ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग थोड़ा सा गलती, लेटरल ABCD intersect each other at a point O such that AO is equal to OC is equal to OB, BO is equal to OD. Then show that ABCD is a trapezium. ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये साबित करना हमें। गिवन दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल देखिए यहां पर क्वाड्रिलेटरल TERAL यहां फिर भी गलती हो गया, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals are AC and BD intersect at O such that AO बराबर OC and BO बराबर OD, then to prove the ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, that is AB समानांतर CD या DC, ये साबित हम कर देंगे तो हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा EO समानांतर टू DC के समानांतर इसके समानांतर ये खींच देते हैं और मीटिंग DA एट E, DA के परमिट करता है पर इन ट्रायंगल्स ACD में इसमें चूंकि EO समानांतर CD है, EO समानांतर DC, इसलिए AO बराबर OC बराबर AE बटा ED बाई थेलस थ्योरम हो गया। और गिवन है AO बटा OC बराबर BO बटा OD, इसलिए BO बटा OD बराबर ये दोनों कॉमन हो गया, BO बटा OD AE बटा ED, फिर दोनों को उलट गया, AD बटा BO बराबर ED बटा EE, इसलिए त्रिभुज ABC में, इसलिए EO समानांतर AB हो गया। बट EO इसी प्रकार EO समानांतर BC भी कर सकता है, इसलिए है AB समानांतर DC, इसलिए ABCD के ट्रेपेजियम। इसलिए थोड़ा सा यहां पर बाई कन्वर्स ऑफ यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर ये हो गया, इसलिए कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम यहां पर लिख सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ यहां पर लिख सकते हैं। ये बराबर DC होगा, फिर ये बराबर DC हम चुके ड्रा किए हैं, हेंस AB समानांतर DC हो जाएगा, इसलिए ABCD इज ए ट्रेपेजियम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक भुजा समानांतर हो जाए तो वह ट्रेपेजियम हो जाता है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। अब फिर हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गया होगा। अब है हमारा 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके। अब तीसरा, महाभारत को कपोल कल्पित कहा गया, मिथ कहा गया। क्या इसके पास हमारे पास उसका साहित्य नहीं था? क्या उसका गणना सही नहीं थी? ये सब बात को इग्नोर करके अंग्रेजों ने इसको मिथ बना दिया, मिथक कहा गया। इसलिए अब हम महाभारत पर आते हैं। यह महर्षि वेद व्यास काल का एक बात कहा गया, अधिकार पाकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह कुरुक्षेत्र का बात है, बड़ा ही उत्तम है कि अधिकार पाकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
अब उसी पर हम आज महाभारत का जो लिखा हुआ है, मिथ कहा गया, कपोल कल्पित क्या कहा गया, गलती है, गलत कहा गया, इसको हम साबित करके बताएंगे। यह महर्षि वेद व्यास के महाभारत युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई एक कालजयी कृति है। इसे उनकी ही आज्ञा से सर्व सत्र के समय उसके शिष्य वैशंपायन ने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया था, जिसका राज्यकाल कली के प्रथम शताब्दी में रहा था। अर्थात इसकी रचना को 5000 साल बीत गए हैं, जबकि इसकी कथा में एक परिवार का परस्पर संघर्ष का उल्लेख किया गया है, परंतु उनकी चपेट में संपूर्ण भारत ही नहीं अन्य अनेक देश भी आ गए। फिर भी सारी कथा श्री कृष्ण के चारों ओर घूमती रही है। यह ठीक है कि आज अनेक लेखक श्री कृष्ण के भू अवतरण को काल्पनिक मान रहे हैं, किंतु वे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनका प्रमाण भारत के साहित्य ही नहीं आधुनिक विज्ञान भी प्रस्तुत कर रहा है। समुद्र में तेल खोजते समय भारतीय अन्वेषकों को 5000 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबी हुई श्री कृष्ण जी का द्वारका के कुछ अवशेष दिखे हैं। खोज हुई है और खोज में वहां मिली सामग्री के संदर्भ में 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि वहां मिली सामग्री में 3 छिद्र लंगर, मोहरे, उत्कीर्ण जार, मिट्टी के बर्तन, फ्लैग पोस्ट के साथ साथ एक जेटी घाट आदि उल्लेखनीय है। महाभारत युद्ध का काल भारतीय पौराणिक गणना के अनुसार आज से करीब 5144 से 45 वर्ष पूर्व का है। द्वारका के खोज में भारतीय पुरातन साहित्य के उल्लेखित श्री कृष्ण और द्वारका के साथ साथ महाभारत के कथा को मिथ को कोटि से निकालकर हमें इतिहास के कोटि में ला दिया है। अब जब द्वारका का खोज होगा तो रियल में पता चल जाएगा कि यह इतिहास का विषय था, मिथ का कोई कल्पित नहीं था। और यह रिसर्च का विषय में मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इतिहासकारों, खोज अन्वेषकों को, विद्वानों को बैठाकर इसकी खोज किया जाए। इस पर रिसर्च के विषय है और यह रिसर्च किया जाए। बहुत कुछ मिलना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें छुपी हुई है इसमें। इसी के साथ अब हम चलेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड की ओर। जालियांवाला हत्याकांड मेन विलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के गिरफ्तारी से जनता और अधिक उत्तेजना फैल गई थी। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उसे अज्ञात स्थान पर भेज दिया। ऐसे विद्रोह को शांत होने के बजाय और भड़क उठा। जब भीड़ ने अपने नेताओं के संबंध में जानकारी हासिल करना जिला मजिस्ट्रेट की कोठी पर गए तो सैनिक अधिकारियों ने भीड़ पर गोली चला दी। गोली से 2 व्यक्ति मारे गए। उत्तेजित भीड़ ने एक बैंक में आग लगाकर वहां के अंग्रेज मैनेजर की हत्या कर दी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर का शासन सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। जब सभा चली रही थी तब अंग्रेज जनरल डायर ने उसे गैर कानूनी घोषित कर भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दिया, जिससे लगभग 400 व्यक्ति मारे गए और 2000 के आसपास घायल हुए। किंतु वास्तव में मरने वालों व घायलों की संख्या कहीं अधिक थी। भारतीय इतिहास में घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से विख्यात है। इस घटना में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच वैमनस्यता और बढ़ गई और इस घटना से संपूर्ण भारत पर असर पड़ा। और इस घटना में जनरल डायर को अंग्रेजों ने सजा नहीं किया, बल्कि उस समय तो उसको हटा दिया गया, लेकिन बाद में इसके लिए उसको इनाम मिला था। जनरल डायर कितना बड़ा गलती किया था, हमारे साथ गद्दारी किया था। तो इसी के साथ आज
समाप्त होता है और कुछ हम दिखा देते हैं कि कैसे ये चल रहा है। कुछ चलाने के लिए इसको हम सेव करने के लिए बता चुके हैं और सेव करने के लिए बता चुके हैं कि यहां से सेव होता है, यस करने पर सेव हो जाता है। और अब हम इसको ऑफ कर दिए और थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा फिर यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब चलाने के लिए फिर थोड़ा सा दिखाते हैं यूट्यूब। देखिए किस प्रकार सीता कुंड में पिंडदान हो रहा है, उसका हम वीडियो आपने खुद किए हैं और खुद करके इसमें डाले हैं। ये सीता कुंड का है और देखिए हम भी हम इसमें ये सीता कुंड का सीन है। मेरा भी है, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं। खत्म हो गया और आज इतना ही। धन्यवाद 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 और जय हिंद जय भारत।